हेलो एवरीवन। हमने लास्ट टाइम किया था यूनिट 3 कंप्लीट अपना जावास्क्रिप्ट का जो था। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 जो हमारा यूनिट 4 है, बेसिकली एडवांस्ड फीचर्स ऑफ वेब डिज़ाइन। ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही कंसाइज बनाए हैं मैंने, सो आपके एग्ज़ाम को फोकस में रखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, या फिर ये फिलअप के फॉर्म में आता है। तो इंटेलिजेंस एक फीचर है जो क्या करेगा, आपको एक लिस्ट ऑफ कोड्स और एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है एज अ पॉपअप जब आप कोड व्यू मोड में काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि जब आप कोडिंग लिखते हैं, HTML की कोडिंग या जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, कुछ भी कोडिंग लिखते हैं, CSS की कोडिंग, कुछ भी ऐसा कोड लिखते हैं, तो उसमें आपके पास एक पॉपअप अपीयर होता है। पॉपअप मतलब एक स्मॉल विंडो, आपका मेन विंडो है उसके ऊपर ही एकदम से एक स्मॉल विंडो दिखेगी, स्मॉल स्क्रीन दिखती है, जिसमें आपको रेलेवेंट लिस्ट ऑफ कोड्स और एट्रीब्यूट्स दिख जाते हैं। तो उस फीचर को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। फिर इसमें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है, इनफैक्ट इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आज कवर किए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक पे कोई ना कोई क्वेश्चन बना आया है, या तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। फिर है टू व्यू इंटेलिजेंस सेटिंग्स। इंटेलिजेंस सेटिंग्स को देखने के लिए क्या करते हैं? टूल्स मेन्यू में जाते हैं और उसमें ऑप्शन मिलेगा एक पेज एडिटर ऑप्शंस के नाम से ही एक ऑप्शन है, और उसमें फिर आप एक टैब सेलेक्ट करेंगे इंटेलिजेंस। तो इस तरह से आप इंटेलिजेंस की सेटिंग्स को देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन यही बनता है, या तो डायरेक्टली के स्टेप्स लिख दो टू व्यू इंटेलिजेंस सेटिंग्स, या फिर क्वेश्चन ये होता है 1 मार्क में या फिर फिलअप में कि पेज एडिटर ऑप्शंस कौन से मेन्यू में आता है, तो टूल्स मेन्यू में आता है। या फिर इंटेलिजेंस टैब जो है वो कौन से मेन्यू में है, तो टूल्स मेन्यू के अंडर फिर पेज एडिटर ऑप्शंस में है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि एड-इन्स क्या होते हैं। तो एड-इन्स के बारे में हमने यूनिट 2 में भी थोड़ा सा पहले पढ़ा है। तो एड-इन्स जो होते हैं वो जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसकी कोई भी फंक्शनैलिटी या कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं बाय एडिंग एनहांस्ड कस्टम कमांड्स एंड स्पेशलाइज्ड फीचर्स। एड इन जो होता है ये एक 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि आपका मेन प्रोग्राम है, उसमें आपने कुछ कोड लिख दिया, अब आप चाहते हैं कि वो कुछ और भी करे, उस कोड में कुछ और भी चीज़ हो जाए। उसके लिए आप क्या करते हैं कि एड-इन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, एड-इन्स को यूज़ करते हैं, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। आप क्या करेंगे, एड-इन्स को यूज़ करा तो आपके पास कुछ और भी एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं आपके मेन प्रोग्राम में। फिर नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन बनता है कि एड-इन्स को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स के नाम बताने को बोल सकते हैं, तो उसमें आप ये लास्ट में जैसे आप देख रहे हैं ना, HTTP से स्टार्ट हो रहे हैं सब, और फिर वेबसाइट के नाम है, तो जैसे msdn.microsoft.com। इसके आगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सैम्पल। अगर याद हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो एग्ज़ाम में पूछा जाए तो बस आप इतना लिखेंगे http://msdn.microsoft.com, दैट्स इट। एज सिमिलरली webassist.com एक वेबसाइट है जहाँ से आप एड-इन्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर थर्ड हमारे पास है expressionextras.com, एंड फिर हमारे पास नेक्स्ट है .netcurry.com। तो ये हमारे पास 4 वेबसाइट्स के नाम हैं जहाँ से हम एड-इन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स गूगल तो है ही हमारे पास, जहाँ से हम एड-इन्स ढूंढ सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी। तो ये मेन हमारे पास होते हैं। msdn.microsoft जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे वो अपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। फिर नेक्स्ट है कि एड-इन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। आपने एक बार डाउनलोड कर लिया, अब इस पर ये 1 मार्क क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि एड-इन्स का ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है, तो उसका आंसर है टूल्स मेन्यू। इसके अलावा वो स्टेप्स पूछ सकते हैं कि एड-इन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले टूल्स मेन्यू में जाएंगे। ये आपका जो पेज खुला होता है ना, जो फाइल आपकी खुली रहेगी जिसमें आप सारी कोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं। उन मेन्यूज़ में ही एक है टूल्स मेन्यू, जैसे फाइल, न्यू, फाइल एडिट वगैरह ये होता है, तो ऐसे ये टूल्स मेन्यू, उसके अंदर ऑप्शन रहेगा एड-इन्स। फिर एक मैनेज एड-इन्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, एक छोटी सी स्क्रीन अपीयर होगी जिसको हम डायलॉग बॉक्स बोल रहे हैं। उसमें आप इंस्टॉल ब्राउज
एक ऑप्शन रहता है, उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके आगे एक ऑप्शन आता है ऐड इन, फिर उसके बाद ओपन एंड देन यस, इस तरीके से रहता है। तो ये एक ऐड इन को इंस्टॉल करने का एक तरीका है, ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। बट इसमें मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि टूल्स मेन्यू के अंदर क्या होता है, ऐड इन्स ऑप्शन होता है। सेकेंड पार्ट में जो है वो ऐड इन ऑप्शन है, किसमें, इंस्टा ब्राउज में, और जो फर्स्ट में है वो ऐड इन्स है, ठीक है। तो हम इससे एक ऐड इन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने स्निपेट्स का। स्निपेट्स मेनली तो कोड स्निपेट्स होते हैं, कि मतलब कोड के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, उनको हम कोड स्निपेट्स बोलते हैं। तो दीज आर पीसेस ऑफ प्रोग्राम्स रीयूज्ड बाय मोस्ट डेवलपर्स, कि प्रोग्राम्स के पीस का क्या मतलब होता है कि छोटे छोटे कोड्स। और जो स्निपेट्स होते हैं वो क्यों यूज़फुल हैं या रीयूज़ किस सेंस में होते हैं, क्योंकि हो सकता है हम सेम काम अलग अलग जगह करना चाहते हैं। सपोज़ मुझे बार बार यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, हो सकता है एक बार मैं फर्स्ट टाइम किसी अलग बात पे ले रही हूँ, दूसरी बार किसी अलग बात पे, तो हो सकता है ना कि इनपुट लेने का जो मेन कोड है वो कॉमन ही रहेगा, उसमें शायद ज़्यादा मुझे कुछ चेंज ना करना पड़े, तो वो कोड स्निपेट जो है वो बार बार यूज़ हो जाएगा, इससे एफर्ट्स भी बचते हैं और टाइम भी बचता है, ओके। फिर उसके बाद तो मेन इसमें रीयूज़ करने का एक कॉन्सेप्ट आता है स्निपेट्स में, और ये प्रोग्राम के पीसेज है, मतलब स्मॉल कोड्स होते हैं। फिर ये 1 मार्क डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का अगेन, कि अवेलेबल स्निपेट्स को देखने का क्या तरीका होता है। इसमें ये पूछते हैं कि कौन से मेन्यू के अंदर स्निपेट्स का ऑप्शन आता है। तो पैनल्स मेन्यू के अंडर ऑप्शन आता है स्निपेट्स का, ठीक है। तो पैनल्स मेन्यू आपको याद रखना है। फिर स्निपेट जो होता है वो स्प्रेड व्यू या कोड व्यू में इंसर्ट हो सकता है, ये भी ट्रू या फॉल्स में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, अदरवाइज फिलअप्स के फॉर्म में। तो बस ये लाइन याद रखिएगा कि स्प्लिट व्यू हो या कोड व्यू हो, दोनों में ही स्निपेट्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने मेन फाइल के अंदर। फिर नेक्स्ट है 1 मार्क डेफिनेशन, पीएसटी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आता है एक्रोनियम फॉर पीएचडी, इस तरीके से वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें फिलअप आते हैं। तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फुल फॉर्म है पीएचडी की, विच इज़ एन इमेज फॉर्मेट। .psd एक्सटेंशन होती है फाइल्स की, और वो इमेज फाइल्स होती हैं, ये हमने यूनिट 2 में कवर किया था। तो विच इज़ एन इमेज फॉर्मेट दैट सपोर्ट्स लेयर्स ऑफ ग्राफिक्स इन अ सिंगल फाइल, एक ही फाइल में बहुत सारे ग्राफिक्स की लेयर्स होंगी, बेसिकली एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। एंड पीएचडी स्टैंड्स फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये पीएचडी टेम्पलेट्स के अंदर ही एक हमने पीएचडी पे फोकस किया, ये 1 मार्क की फुल फॉर्म पूछी जाती है। फिर इसमें ये पूछा जाता है कि ये कि सिलेक्ट फाइल के फाइल मेन्यू में इंपोर्ट सब मेन्यू आता है, और उसमें ऑप्शन होता है एडोब फोटोशॉप का .psd, इस तरीके से आता है। तो ये फिलअप्स की फॉर्म में या फिर 1 मार्क में पूछा जाता है कि अच्छा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट के अंदर एडोब फोटोशॉप होता है, तो ये इंपोर्ट कौन से मेन्यू के अंडर है, तो ये फाइल मेन्यू के अंडर है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है कि फोटोशॉप टेम्पलेट्स के लिए वेबसाइट्स बतानी है, तो any2 हो सकती हैं। तो ये हमने 2 देख ली, psdtemplates.com और freepik.com। freepik में PIK है स्पेलिंग। तो ये ऐसी और भी कुछ वेबसाइट्स हो सकती हैं। थोड़ी देर पहले हमने एडेंस के बारे में देखा था, msdn.microsoft.com, और भी देखी थी। तो इस तरीके से हमारे पास वेबसाइट्स रहती हैं जहाँ से हम पीएचडी टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 1 मार्क के पेज ट्रांजिशंस में का जो ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू के अंडर है। तो पेज ट्रांजिशन का ऑप्शन आता है फॉर्मेट मेन्यू के अंडर, फिलअप के फॉर्म में आ जाता है ये काफ़ी बार। तो पेज ट्रांजिशंस का मतलब ये होता है बेटा कि आपके पास जितने भी वेब पेजेस हैं तो उसमें कुछ तो ट्रांजिशंस हो रही होंगी, कुछ भी स्पेशल इफेक्ट्स डाल रहे होंगे आप, जैसे प्रेजेंटेशन में डालते हैं पीपीटी बनाते हुए, होता है ना कि एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, या सेम पेज में भी हम क्या करते हैं काफ़ी बार कि टेक्स्ट आराम से अपीयर होता है, या लेफ्ट साइड से आया, या कैसे आएगा अपीयर होगा कोई भी टेक्स्ट या इमेज। तो वो ट्रांजिशंस मतलब स्पेशल इफेक्ट्स जो होते हैं वो हम वेब पेज में भी डाल सकते हैं, जिसको हम पेज ट्रांजिशंस बोलते हैं। और पेज ट्रांजिशन का ऑप्शन आता है फॉर्मेट मेन्यू के अंडर, ठीक है। फिर नेक्स्ट DWT की फुल फॉर्म पूछी जाती है काफ़ी बार कि DWT की फुल फॉर्म वो है डायनामिक वेब टेम्पलेट्स। इसकी 1 मार्क डेफिनेशन बनती है
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। DWT एक HTML बेस्ड मास्टर कॉपी है वेब पेज की, जिसमें आप क्या रख सकते हैं, सेटिंग्स, फॉर्मेटिंग्स, पेज एलिमेंट्स जितने भी हैं वो आप रख सकते हैं। कि मेन मास्टर कॉपी का मतलब एक ब्लूप्रिंट की तरह है कि DWT में जितना भी कुछ होगा वो आपका काफ़ी बार हो सकता है ना, वेब पेजेस में कुछ कॉमन आपको चीज़ दिख रही हो, कॉमनैलिटीज़ दिख रही होंगी, तो वो कॉमन चीज़ें अब आप चाहते हैं कि मेरी हर एक वेब पेज में इतना इतना तो मिनिमम दिखे। तो आप क्या करेंगे, DWT लेंगे, एक डायनामिक वेब टेम्पलेट, और उससे आप लिंक कर देंगे अपने वेब पेजेस को। और मेन चीज़ इसमें क्या रहती है खास, कि DWT में कुछ एरिया रहेगा मॉडिफाइबल, कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब आप DWT में कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे ना, कुछ भी चेंज करेंगे, तो जितने भी लिंक्ड वेब पेजेस हैं उन सब में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। दैट्स द बेस्ट थिंग इन DWT। तो इसके फीचर्स यही हैं कि जब आप DWT को अपडेट करते हैं, सारे वेब पेजेस जो भी वेबसाइट में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। सेकंड है, आप मल्टीपल DWT क्रिएट कर सकते हैं और सिर्फ टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं, जिससे पूरी वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ता है। तो मल्टीपल DWT के वही ऑप्शन है आपके पास। एंड थर्ड फीचर इज कि आप अलाउ कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है, एज अ प्रोग्रामर आपके कंट्रोल में है कि आप कौन से पोर्शंस, पेजेस के कौन से पोर्शंस को आप एडिट करवाना चाहते हैं या नहीं। इससे क्या होता है, ये कब अच्छा मतलब बेनिफिशियल है, जब मल्टीपल डेवलपर सेम वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो आप ये चाहेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये गलती से भी एडिट ना हो जाए। ऐसा कुछ हो सकता है ना, जैसे परमिशंस दे देते हैं, तो उस तरीके से रहेगा। तो ये भी एक फ़ायदा होता है DWT के साथ। तो फीचर्स पूछ लेते हैं या पर्पस पूछ लेते हैं DWT का, तो इसमें हम यही फीचर्स लिख रहे होंगे DWT में। फिर इसमें आता है, ये एक फिलअप के फॉर्म में था, इसमें था कि फाइल मेन्यू के अंडर आता है सेव ऑप्शन। उसमें फिर आप सिलेक्ट करते हैं डायनामिक वेब टेम्पलेट, कहाँ से, फ्रॉम द सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ये जो मैंने रेड कलर यूज़ किया है जिन टेक्स्ट पे, वो ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइल के अंदर सेव के अंदर फिर डायनामिक वेब टेम्पलेट आता है सेव एज में। ठीक है, बस ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। फाइल के अंदर तो सेव है ही, नॉर्मल सेव, और सेव एज मतलब दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। ओके, तो सेव एज में आ जाता है डायनामिक वेब टेम्पलेट। नेक्स्ट है हमारे पास SEO की फुल फॉर्म पूछी जाती है 1 मार्क में। फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आपने ये देखा होगा, आप कुछ भी गूगल सर्च करते हैं तो कुछ वेब पेजेस आपको शुरू में ही दिख जाते हैं, फर्स्ट पेज पे ही दिख जाते हैं, पेजेस तो और भी होते हैं। लेकिन कैसे डिसाइड होता है कि हाँ ये वाले जो आर्टिकल्स हैं या ये वाले जो वेबसाइट है ये पहले दिखनी चाहिए। तो हर वेबसाइट की एक रैंकिंग होती है, और वो SEO की हेल्प से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से डिसाइड होता है कि कौन सा वेब पेज जो है वो बेटर है, या वो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, या उसकी रैंकिंग ज़्यादा होना चाहिए, और वो शुरू में ही दिख जाए फर्स्ट पेज पे। तो SEO रेफर करता है उस प्रोसेस को जो कि अफेक्ट कर रही है वेबसाइट की विजिबिलिटी को, रैंकिंग को, जब भी कोई सर्च रिजल्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। सर्च इंजन सर्च कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज एंड क्रिएट इंडेक्सेस टू डिस्प्ले रिजल्ट्स। कि उसमें कैसा टेक्स्ट है, क्या उसका टाइटल डला हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए SEO एक इंडेक्स या एक रैंकिंग तैयार करता है, और वो जो बेस्ट उसको सूटेबल लगता है उन पेजेस को शुरू में दिखा देता है। तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे yahoo.com, google.com, ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन्स हैं। इसके अलावा इसके अलावा भी है डक डक गो करके, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास, कोई भी 2-3 आप सर्च इंजन्स याद कर सकते हैं। फिर SEO रिपोर्ट्स अगर देखनी हो, SEO रिपोर्ट्स देखने के लिए टूल्स मेन्यू के अंडर आप जाएंगे। डायरेक्ट आता है फिलअप की फॉर्म में कि कौन से मेन्यू के अंडर SEO रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है, या ये रहेगा कि SEO रिपोर्ट्स आप कैसे देख सकते हैं। तो आप उसमें बताएंगे कि टूल्स मेन्यू के अंडर SEO रिपोर्ट्स का ऑप्शन होता है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंड देन वी कैन सी SEO रिपोर्ट्स फॉर अ वेब पेज। ठीक है, और अ वेबसाइट। तो ये हमारा 1 मार्क बनता है, फिलअप्स की फॉर्म में आता है यूजुअली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्म्स। फॉर्म्स में
बेसिक फॉर्म्स तो आपने देखे होंगे, सिंपल वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस, जिसमें सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कुछ भी आपको चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, कुछ भी आप इंटरेक्टिव नहीं रहता है वो वेब पेज। तो ऐसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML और CSS। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगर मुझे डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए कुछ और लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे ASP, PHP इस तरीके से रहती हैं। ASP इज़ एक्टिव सर्वर पेजेस। तो ये हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं वो डायनामिक वेबसाइट्स के लिए है। डायनामिक का मतलब वो इंटरेक्टिव होंगी, उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्म सबमिशन होता है, तो फॉर्म सबमिशन में आप अपना कुछ डेटा डालते हैं, फिर वो वहाँ से सबमिट का बटन दबाएंगे, फिर जो सर्वर पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है वहाँ पे जाएगा, वैलिडेट भी होता है। काफ़ी बार आपने कभी अगर देखा हो कोई फॉर्म फिल करते हुए, वो आपने सपोज़ मोबाइल नंबर में आप लिख रहे हैं कुछ, आपने ABCD गलती से कर दिया कोई प्रेस, तो वो वहाँ पे मना करेगा या एरर देगा। तो वो क्या है, वो इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हैं, वो डायनामिक वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ पे हम फॉर्म्स में देखते हैं यूजली वो। नेक्स्ट है हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। IIS एक्रोनियम जो है वो इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो IIS ये जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है या एक्रोनियम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। 1 मार्क क्वेश्चन। FPSE फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस, फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस, FPSE, ठीक है। बट IIS पहले भी पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। एंड FPSE के भी फिर चांसेस इक्वली बन जाते हैं, फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस। वेब पेज की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो FP में P क्या हो गया, पेज। तो पेज कैसा, फ्रंट पेज एंड सर्वर एक्सटेंशंस। इस तरीके से कैसे भी आपको लॉजिक लगे आप उस तरीके से याद कर लेना बेटा। फिर है कोड ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, डिफाइन कोड ऑप्टिमाइजेशन, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप ऐसा कुछ कोड लिखने वाले हैं जो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि लेस एफर्ट्स मोर रिजल्ट्स, कि कम से कम चीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन है। मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ आपने कर लिया। तो जब हम कोड की बात कर रहे हैं तो अब हम कह रहे हैं कि कोड जो है, कोड आपने ऐसा मॉडिफाई करा है, कोड आपने कुछ ऐसा लिखा है, उसको ऐसा किया है कि उससे आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। मतलब कि जो कोड रन हो रहा है, हो सकता है वो पहले 4 सेकेंड ले रहा हो, अब क्या होगा वो 1 सेकेंड में आउटपुट शो कर रहा है। तो आपने क्या किया है, कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया। तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करने के बाद हम अपने कोड को लेसर कोड से हम बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्रोग्राम की, तो उसको क्या कहते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। सो बिफोर यू पब्लिश you need to clean up your web page for any unnecessary code that can result in reducing page size. This in turn will help in faster downloads. कि कोड ऑप्टिमाइज होगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बेटर हो चुकी है तो डाउनलोड भी जल्दी होगा, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का मुझे फ़ायदा भी हो गया। तो उसमें जो भी अननेसेसरी कोड है जो कि बेटर हो सकता है कोड, तो अननेसेसरी कोड को क्लीन अप करना है अपने वेब पेज में, और उससे क्या होगा, पेज साइज रिड्यूस होना एंड देन अल्टीमेटली डाउनलोड जो हैं वो फास्ट होंगे। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन 1 मार्क में पूछा जाता है। फिर इसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन और बनता है कि ऑप्टिमाइज HTML का ऑप्शन कौन से मेन्यू में है, तो टूल्स मेन्यू में है। या फिर क्वेश्चन ये आता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, तो आप बताएंगे कि टूल्स मेन्यू के अंडर ऑप्टिमाइज HTML के नाम से एक ऑप्शन आता है जिसमें आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अपनी सेटिंग्स वगैरह करते हैं एंड देन यू प्रेस ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एरर्स को फिक्स करना, कि कुछ भी एरर्स मतलब कुछ आपने ऐसे चेंज कर दिया, कुछ भी वेब पेज में बैक स्टोरी में कुछ भी चेंज हो रहा है, कोई एरर वगैरह ना हो जाए, तो वो कैसे हो सकता है। वो सिर्फ एक हाइपर लिंक्स ही तो एक हमारा पॉइंट बनता है कि हो सकता है ना कि हाइपर लिंक्स हमारे उसमें कुछ ऐसा हुआ हो कि दूसरे वेब पेज का लिंक चेंज हुआ है, या कुछ भी ऐसा वेबसाइट्स में अगर मैं देखूँ एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो एरर फिक्स करने में वो डायरेक्टली पूछता है कि रीकैलकुलेट हाइपर लिंक्स। ये MCQ में आता है काफ़ी बार
कि रिकैलकुलेट हाइपरलिंक्स का जो ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में है, और वो एमसीक्यू में कैसे दे देते हैं वो बताएंगे। अंडर टूल्स मेन्यू फॉर फिक्सिंग एरर्स व्हाट ऑप्शन डू यू नीड या कुछ ऐसा, व्हाट ऑप्शन डू यू सेलेक्ट, और वो 4 ऑप्शंस देंगे, तो उनमें से एक क्या होगा, रिकैलकुलेट हाइपरलिंक्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखने के लिए, टू सी टू व्यू स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट आप क्या स्टेप फॉलो करते हो, या फिर वो बोलेंगे कि कौन से मेन्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू में हाइपरलिंक्स का ऑप्शन होता है। हाइपरलिंक्स जो होते हैं वो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बताते हैं, इसीलिए जब भी स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट कहीं वर्ड आ रहा है इसका मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि उस वेबसाइट में हाइपरलिंक्स क्या क्या लगे हुए हैं। तो हाइपरलिंक्स का, और इसी को वो फिलअप्स की फॉर्म में ऐसे भी पूछते हैं कि हाइपरलिंक्स का जो ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता है, तो वो व्यू मेन्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता है हाइपरलिंक्स का ऑप्शन। बेटा उस चीज़ को समझना, मेन हमारा कौन सा मेन्यू है, व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू को सिलेक्ट करा, उसके अंडर फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू है साइट मेन्यू, सब मेन्यू भी जिसे हम कहते हैं साइट नाम से, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू हुआ, और उसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, हाइपरलिंक्स ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे समरी देखनी हो किसी भी साइट की, तो उसके लिए व्यू मेन्यू में उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा साइट, और उसके अंदर ऑप्शन रहेगा साइट समरी। क्लियर। तो व्यू के अंदर डायरेक्टली साइट समरी नहीं है, व्यू के अंदर पहले साइट ड्रॉप डाउन मेन्यू है और फिर उसके बाद आएगा साइट समरी ऑप्शन। तो ये 1 मार्क में थे। फिर है वेब होस्टिंग क्या होती है, 1 मार्क क्वेश्चन। वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जिससे आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करते हैं इंटरनेट पे, और जितनी भी आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं वो सारी कहाँ स्टोर हो जाएंगी, सर्वर पर। और एक बार जैसे ही वेबसाइट क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद ये विजिटर्स के लिए 24/7 अवेलेबल होती है देखने के लिए, ये भी एमसीक्यू में आया था। तो 24/7 का मतलब क्या है, हर टाइम अवेलेबल है। आपने बस किसी ने वेबसाइट बना दी, पब्लिश कर दिया कुछ, फिर तो विजिटर तो कभी भी देख सकता है ना। तो वेब होस्टिंग एंड ये फिर जो है 24/7 अवेलेबल होता है, मतलब हर मोमेंट अवेलेबल है वो वेबसाइट विजिटर्स के लिए। फिर होता है नेक्स्ट वेब पैकेजेस। तो वेब पैकेज का जो फीचर है उसका काम क्या है कि आपकी जो पूरी वेबसाइट है उसके जितने भी कंटेंट्स होंगे, वेबसाइट में कुछ ना कुछ तो मीडिया रखेंगे ना, कोई फोटो टेक्स्ट कुछ भी ऐसा, तो उसको आप किसी रिमोट कंप्यूटर पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वेब पैकेज का फीचर होता है। ये कब आपके लिए यूज़फुल है, जब आप अपनी पूरी वेबसाइट को पूरे स्ट्रक्चर समेत आप उसको होस्ट करवाना चाहते हैं दूसरे किसी कंप्यूटर से, और या फिर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो आप यूज़ करना चाहते हैं किसी और वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, तो हम वेब पैकेज फीचर का यूज़ करते हैं। इसमें एक टर्म आ रही है सर्वर, और एक यहाँ पर भी था वेब होस्टिंग में सर्वर। जैसे आप सीबीएसई की साइट पे आपने अपने 10th क्लास का रिजल्ट देखा होगा, तो उसमें आप जिसको एक्सेस कर रहे हैं सीबीएसई का वो सर्वर है, और जो हम लोग होते हैं जो सीबीएसई का अपना रोल नंबर डाल के रिजल्ट देखना चाहते हैं, वी आर क्लाइंट्स। तो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर रहता है, उनका सर्वर कुछ सिस्टम रहेगा, सर्वर कंप्यूटर रहेगा। तो सर्वर कहीं अपनी सारी फाइल्स वगैरह को, डेटाबेस को स्टोर करके रखता है, जहाँ से हम जैसे रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को कि भाई ये रोल नंबर है, ये डिटेल्स है, हमें हमारी इन्फॉर्मेशन दिखाओ, हमें हमारा डेटा दिखाओ। डेटा क्या है, हमारा रिजल्ट। तो वो सर्वर क्या करेगा, अपने पास जो भी कंप्यूटर पे फाइल्स हैं उन्हीं में से ढूंढ के सर्च करके वो आपको आपका रिजल्ट दिखा देता है। तो ये सर्वर क्लाइंट का कॉन्सेप्ट होता है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं फिलअप्स की फॉर्म में या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में 1 मार्क में, कि साइट मेन्यू जो है उसके अंदर पब्लिशिंग सेटिंग्स के नाम से भी ऑप्शन आता है, उसी के अंदर एक्सपोर्ट टू वेब पैकेज भी आता है, एंड उसके अंदर एक और आता है इंपोर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंडर इंपोर्ट फ्रॉम वेब पैकेज। जो वेब पैकेज से एक्सपोर्ट वाली चीज़ है वो साइट मेन्यू के डायरेक्टली अंडर है, कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। लेकिन जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो साइट मेन्यू में पहले आप जाएंगे इंपोर्ट ड्रॉप डाउन में, और उसके अंडर फिर ऑप्शन होता है इंपोर्ट फ्रॉम वेब पैकेज। इतना आप ध्यान रखना। और बाकी पब्लिशिंग सेटिंग्स ये तो साइट मेन्यू के डायरेक्टली अंडर ऑप्शन है।
कि जब आप पब्लिश करते हो तो उस टाइम पे कुछ तो आप देखोगे ना कि ये सेटिंग्स तो चेंज नहीं करनी, या कैसा हाउ शुड माई वेब पेज लुक लाइक। तो वो थोड़ी सी सेटिंग्स देखने के लिए आप क्या करते हो, पब्लिशिंग सेटिंग्स ऑप्शन का यूज़ करते हो। फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आप सेटिंग्स अपने हिसाब से कर लेते हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑथरिंग टूल्स। ऑथरिंग टूल एक प्रोग्राम होता है जिससे आप डिजिटल कोर्स क्रिएट कर सकते हो और इसको अलग अलग फॉर्मेट्स में आप पब्लिश कर सकते हो। तो डिजिटल कोर्स कैसा, जैसा कुछ ई लर्निंग का, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड, काफ़ी ये कॉमन है ऑथरिंग टूल्स में। कि ऑथरिंग टूल्स मतलब एक ऑथर क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकता है, और ऑथर क्या करता है, ऑथर कुछ लर्निंग डेवलपमेंट की बात कर रहा होगा। तो लर्निंग डेवलपमेंट में यूजुअली ये ऑथरिंग टूल्स यूज़ होते हैं, और ये वो प्रोग्राम है जिससे कोई भी ऑथर एक डिजिटल कोर्स क्रिएट कर सकता है और उसको सिलेक्टेड फॉर्मेट्स में पब्लिश कर सकता है। 3 ऑथरिंग टूल्स के नाम है हमारे सामने, आप और भी देख सकते हो, नो इश्यूज। कॉम्पोजर, ड्रीम वीवर एंड नेक्स्ट है नेट ऑब्जेक्ट फ्यूजन। तो ये आपके पास ऑथरिंग टूल्स हैं, और 3 आपसे पूछे जाते हैं जनरली, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। फिर नेक्स्ट है CSS टैम्पलेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले CSS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक लैंग्वेज है जिससे आप वेब पेजेस को स्टाइल कर सकते हो और उनके स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हो। इसका फंडामेंटल पार्ट है ये वेब डिज़ाइन का, अलॉन्ग विद HTML। तो काफ़ी जगह आपको ऐसे भी दिखेगा CSS/XHTML टेम्पलेट्स, तो दोनों को हम सेम ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये स्टाइल और स्ट्रक्चर के लिए होता है, ये हमें नाम से पता चल रहा है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये एक लैंग्वेज है, और CSS टेम्पलेट्स मतलब CSS का हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें। तो CSS इज़ यूज टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लेआउट, कलर्स, फॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें CSS में यूज़ होती हैं। और CSS टेम्पलेट्स का मतलब ऐसे टेम्पलेट्स होंगे, टेम्पलेट्स मतलब होते हैं प्री डिज़ाइंड, जो हमारे पास लेआउट्स होंगे। टेम्पलेट्स का मतलब प्री डिज़ाइन लेआउट्स हैं, उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। ये टेम्पलेट्स हम अपने वेब पेजेस में यूज़ करते हैं। तो टेम्पलेट में जब भी कुछ चीज़ हमें करनी होती है, हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये ज़्यादातर वेब पेजेस में कॉमन है। हमने पहले देखा था ना अभी DWT कैसा था, वो थोड़ा सा एडवांस था। DWT में कैसा था, आपने एक में चेंज किया, एक DWT में सब में चेंज हो गया। DWT फिर अगेन क्या कर रहा था, फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए था, कि वो मल्टीपल डेवलपर्स एक टाइम पे काम करना चाहते हैं, तो वो सेक्शंस को बता देता है कि ये मॉडिफाई हो सकते हैं या ये नहीं हो सकते। फिर इसके अलावा ये भी था कि आप मल्टीपल DWT रख सकते थे। तो वो जो टैम्पलेट्स हैं, यहाँ पे हम CSS टैम्पलेट्स की बात करते हैं, ये तरीका रहता है। एंड फिर हमारे पास है कि कुछ वेबसाइट्स कि जिनसे ये टेम्पलेट्स मिलते हैं, CSS टेम्पलेट्स। तो HTML5up.net, CSSportal.com, freecssttemplates.org। तो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिनसे हम CSS टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपकी यूनिट है ये 8 मार्क्स की है। मोस्टली इसमें थियोरेटिकल रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो बस इतना पूछ लेते हैं, स्टेप्स पूछ लिए 1 मार्क में MCQ में। क्योंकि इस साल का जो सैम्पल पेपर था उसके MCQs में मैंने आपको कराए हुए हैं स्टार्टिंग में, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।